हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने देखिए प्रीवियस वीडियो में जो यहाँ पे प्रीवियस 4 वीडियो थी वहां पर हम कहां तक पहुंचे थे। हमने क्या पढ़ा था? ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस को पढ़ लिया था। हम इस वीडियो में 3 मेन चीजें पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पर देखिए ये पार्ट 5 वीडियो है। सबसे पहली चीज तो ये पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चाहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कह लीजिए, चाहे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह लीजिए, चाहे आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लीजिए, तीनों चीजें एक ही होती हैं। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, और एंड में हम समझेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये सब इसमें हम क्या देखने वाले, पहले तो समझेंगे ये चीजें होती क्या है और इसमें क्या वेरिएशंस आते हैं जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं। सिंपल सी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को, यानी कि बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला यहां पर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए मेनली आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसको कहते हैं हम कि हमें कितनी एनर्जी को देना पड़ता है, हमें कितनी एनर्जी को देना पड़ता है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, आपको समझ में जाएगा, फिर मैं उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा। जैसे कि यहां पर हम बात कर लेते हैं सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11। तो इस तरीके से होता है, इसका शेल बनता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में कितने होते हैं? 8। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 8 बना ली। अब देखिए 2 इसके अंदर है और 8 इसमें, तो ये कितने होगा टोटल? 10, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिटल में आएगा। अब ये जो बाहर वाले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी भाषा में कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं यहां पर? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालने में हमें पता है कि सोडियम Na पॉजिटिव बनाता है, ये चीज आपको पता है कि सोडियम Na पॉजिटिव। अभी जो NO पॉजिटिव बनाता है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जब कोई भी इंसान, देखिए जब कोई भी इंसान कहीं से, जैसे मैं बात करूं कि आपसे कोई भी चीज अपने दोस्त से लेते हैं, तो जब अपने दोस्त से कोई भी चीज लेते हैं तो क्या होता है कि आपके ऊपर क्या आ जाता है? एक लेने का मतलब कि आपने उससे कोई चीज ले ली तो आपके ऊपर क्या आ जाता है? एक उधार जिसे कहते हैं, सिंपल से उधार, यानी कि आपको और माइनस चार्ज आ गया, आपको कोई चीज देनी पड़ेगी। लेकिन आप जब किसी चीज को, किसी भी अपने दोस्त को आप कोई चीज देते हैं तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है कि आपके पास ये बेनिफिट है कि मैं उससे कोई भी चीज ले सकता हूं। जैसे कि मैं बात करूं, पेन की बात कर लेता हूं। आपने अपने दोस्त को एग्जाम में एक पेन दिया, तो आपके पास बेनिफिट है कि मैं उससे अगले एग्जाम में एक पेन मांग सकता हूं अगर मेरे पास नहीं रहे। तो ठीक उसी तरीके से जब कोई भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वही पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं फिर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the loosely bounded electron from isolated gaseous atom is known as ionization energy। तो सिंपल सी चीज आप तो इतना समझ गए कि हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब इसका मतलब आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे, इतनी चीज तो समझ में आ गई कि मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये चीज आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है। देखिए आइसोलेटेड गैसियस का एटम का मतलब ये होता है कि ये जो इसकी स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है इसकी, ये 2 जो स्टेट है, इन दोनों स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखिए इस चीज को अगर तोड़ के आपको समझना है, मतलब कि अच्छे से समझना है, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा। वो कौन से में से देगा? जो कि उससे बहुत ही लूजली बाउंड है। हम यहां पर इस वाले शेल से नहीं निकाल सकते, आखिरी वाले से निकाल सकते हैं जहां पर ये इनकम्प्लीट फील्ड होगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा। अब आप समझ गए ये चीजें। अब इसके बाद हम देखिए क्या समझते हैं कि कौन कौन से यहां पर
फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि यहां पर इफेक्ट करते हैं हमारे किसको, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर हैं, जिसने वीडियो को देखा है, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसके बाद यहां पर एक और चीज ऐड हो जाती है, क्या, एटॉमिक रेडियस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से फैक्टर यहां पे इफेक्ट करते हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखते हैं फैक्टर्स, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहां पे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं यहां पर, फैक्टर अफेक्ट दी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम किसकी, एटॉमिक रेडियस की। आप चाहे तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बना लीजिए, एटॉमिक रेडियस। और मेरा जो मेन फोकस है ना, वो जो है वो सीबीएसई के स्टूडेंट और पूरे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के ऊपर है। मैं क्लास 11 केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कोचिंग भी जाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से मैं चीजें कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहली चीज एटॉमिक रेडियस, तो कैसे यहाँ पे इफेक्ट करता है यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। ठीक है, यहां पर इनके बीच को डिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। अब क्या होगा, एटॉमिक रेडियस से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी कि इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब कि जितना ज्यादा हमारे न्यूक्लियस से शेल की दूरी इंक्रीज होती जाएगी, हमें उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब कि क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद दूसरा क्या आता है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सिंपल सी भाषा में फिर से कहूं, मैं बार बार सिंपल सी लैंग्वेज इसलिए यूज करता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। समझ गए आप, तीन चीजें। उसके बाद फोर्थ नंबर पर शील्डिंग इफेक्ट, ये आपने यहां पे समझ लिया तो तीनों में फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल से आप समझ लेंगे क्योंकि तीनों में ये फैक्टर्स सेम ही है। तो शील्डिंग इफेक्ट की मैं बात करूं तो देखिए, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ये वाला जो ऑर्बिटल है, जैसे कि मैं बात करता हूं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, समझना आप, इसमें 2 हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, समझना आप। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर यहां पर कितने सपोज कर लेते, 3 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले में, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं कि ये जो बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन इस शेल में, इनको क्या करते हैं, शील्ड प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें बचाते हैं कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट ना हो, मतलब कि वो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा तेजी से ना बढ़े, वो इसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि ये अपने शेल में घूमता रहे, ये इस न्यूक्लियस में ना चला जाए या न्यूक्लियस की ओर ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं, अगर देखिए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। यहां पर मैंने क्या समझा दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर। अभी जो आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी। ठीक है, तो अब ये चीजें तो हमने समझ ली कि आखिर आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। अब देखिए क्या वेरिएशंस को शो करता है, यहां पर
क्या वेरिएशन को शो करता है यहाँ पर, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने रफ कर दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हम समझ लेते हैं वेरिएशंस, वेरिएशन इन पेरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या वेरिएशन आ रहा है इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में? तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इन ग्रुप की। तो इन ग्रुप मींस क्या होता है, जब हम अप टू डाउन, और जब हम अप टू डाउन जाते हैं, हमें पता है जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है यानी कि शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ गए आप? जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते, देखिए मैंने बहुत अच्छे समझा दिया था शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस, आप इससे समझ गए कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हर एक ग्रुप में क्या होता है, एक एक ऑर्बिटल, एक एक शेल बढ़ता जाता है, और जब एक एक शेल बढ़ता है जिससे हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतना समझ लिया। अब बात कर लेते जल्दी से, क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम डाउन द ग्रुप की जगह अब क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि हम बात करते इन पीरियड्स की। तो क्या होगा जब हम ऐसे जाएंगे यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब कि देखिए फिर मैं बताता हूं, अब जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है, एक चीज ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, पहली चीज। यानी कि देखिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज होगी, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा था कि शेल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होंगे। यानी कि एक इस तरीके के जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसके लिए एक शेल, दूसरे पीरियड के लिए दूसरा शेल, तीसरे के लिए तीसरा शेल, मतलब कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज होगी, बट शेल जो है वो कांस्टेंट होंगे, और शेल कांस्टेंट के होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट भी यहां पे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले में 8 और ये वाले में जैसे कि बात कर लेते हैं 11 जिसके एटॉमिक नंबर होता है, जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं तो यहां पर 1 होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इंक्रीज होता जाएगा एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और जब यहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इसके और इसके बीच का यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, समझना आप, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मतलब जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम क्या होता है लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूव करते हैं। आई होप आपको आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए बेसिक सी बात है कि आखिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो जैसा हमने समझा आयोनाइजेशन एनर्जी को, ठीक उसका उल्टा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि जब हम देखिए हमने बात की थी सोडियम की, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बनाता है, NO पॉजिटिव। ठीक उसी तरीके से फ्लोरीन की बात करें तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेता है, यहां पर फ्लोरीन नेगेटिव। तो ये जो फ्लोरीन नेगेटिव बना है, समझना, तो जब ये फ्लोरीन नेगेटिव बनता है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा। ठीक है, हमारा जो
फ्लोरीन है वो क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। तो ठीक आप चीज समझ गए होंगे कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आता है, यानी कि उसमें जुड़ता है, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, सिंपल सी भाषा में। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during the amount of energy released during when electron is added in an outermost shell of a isolated गैसियस एटम। तो ठीक है, आप ये चीज समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वही फैक्टर्स सेम है। अब देख लेते हैं इसमें क्या वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन को समझ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वेरिएशन ये क्या वेरिएशन में चेंज आता है। मैं तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को हो भी जाएंगे। इससे इजी तो हो सकता है कोई आपको बताए। देखिए मेनली वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशंस क्या होता है, अब देखना वेरिएशन की बात कर लेते हैं। तो वेरिएशन में जैसे कि मैं बात करता हूं इन ग्रुप की, इन ग्रुप मींस जब हम अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन, और जब तो अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। बार बार मैं ये बताता हूं आपको। तो जब अप टू डाउन जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो हमारी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी। तो सिंपल से लैंग्वेज में ठीक जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी में हुआ है वैसे ही इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में हो रहा है। और जब हम पीरियड्स की बात करेंगे, पीरियड्स की बात करेंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप समझ गए इंक्रीज क्यों होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। तो सारी चीजें यहाँ पर वही हैं, ठीक है। एटॉमिक एक तो हो सकता है एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगी, क्योंकि देखिए जब ऐसे हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते जाते हैं जिससे साइज छोटा है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का बढ़ना, और एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का भी कम होना। तो आई होप आप ये चीज समझ गए कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होता क्या है, क्या वेरिएशन को शो करता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है हम लिख लेते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं, तो देखिए आप समझना कि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल सी भाषा में इस तरीके से, जैसे ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना है तो देखिए इसमें क्या होता है कि एटम 1 है और ये एटम 2 है। अब ये एटम 1 और एटम 2 ने अपने एटम्स को शेयर करके यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो इन दोनों में से एक एटम ऐसा होगा जिसके पास टेंडेंसी होगी कि वो इन दोनों ये जो शेयर्ड पेयर हैं, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उनके पास टेंडेंसी होती है, अपने पास पावर होती है कि मैं इसको अट्रैक्ट कर लूं। और इसी टेंडेंसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो यही चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम वेरिएशन को समझेंगे कि ग्रुप में क्या वेरिएशन आता है और पीरियड्स में क्या वेरिएशन आता है। When two atoms are bonded to each other by covalent bond, then one of the two atoms have a tendency to attract a shared pair of electron
and this tendency is known as electronegativity। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को कहते हैं। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस की, और वेरिएशन समझने से पहले फैक्टर्स बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने फैक्टर्स पिछली बार बताए थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर, 3 फैक्टर्स पहले ही बता चुका हूं। एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक उसी तरीके से इसमें भी फैक्टर है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि जब हमारी एटॉमिक रेडियस, सिंपल सी भाषा में मैंने आपको पहले भी समझा चुका कि जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण शेल बढ़ता है। अब जब जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा ना, तो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये चीज आप समझ लेना। कैसे, जैसे देखिए शेल इंक्रीज होता जाता है, शेल इंक्रीज होगा, और जब शेल इंक्रीज होगा उसके कारण क्या होगा कि साइज बढ़ता जाएगा, और जितना बड़ा साइज होगा ना, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, वो जितना छोटा साइज होगा एटम का उतना ज्यादा इजी हो जाती है। बट वहां पर क्या होगा, अगर जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा, जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, और जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि देखिए एटॉमिक रेडियस, अगर हम बात करें इन पीरियड्स की मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वेरिएशन को बता रहा हूं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने से और क्यों डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज के कारण और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके कारण क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं और ग्रुप की बात करेंगे, जब हम अप टू डाउन जाएंगे, जब ग्रुप की बात करेंगे तो रेडियस क्या होगी, देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो ये चीज आप समझ गए। आखिर क्या फैक्टर्स हैं, देखिए मेनली फैक्टर्स चारों में एक ही होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। अगर आपने चार चीज समझ ली ना, तो आपको सारे यहां पर वेरिएशंस लिखना इजी हो जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें मैंने अच्छे से बताई डेफिनेशन के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसमें वेरिएशंस। आई होप आपको ये वीडियो समझने में अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, पार्ट 6 वीडियो, आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे, पार्ट 6 वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आखिरी वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए मेरा जो बोर्ड में लिखने का थोड़ा सा अंदाज है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है कि इधर उधर लिख देता हूँ। मैं ज़्यादा मेनली समझाने में फोकस करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा दूँ, उसके बाद लिखना तो आप खुद से भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके देखिए बोर्ड में आप एडजस्ट करके अपने आप अपने नोट्स बना लेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और अगर इसी तरीके की और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो से कुछ पढ़ लें। देखिए क्लास 11th केमिस्ट्री जो है बिल्कुल फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से मैं यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।